हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। दिल्ली पुलिस के लिए बेहतरीन क्वेश्चन की आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। 50 क्वेश्चन जीके के आज की क्लास डिस्कस करूंगा और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन होंगे हमारे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर जो जीके के क्वेश्चन आते हैं वो 50 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर सहित। तो आज की जो क्लास होगी वो पूरी सेम दिल्ली पुलिस के पेपर की तरह होगी जैसे जीके के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी इसके अंदर हैं, और आने वाली जो संभावनाएं हैं जिन क्वेश्चन की रहेगी वो क्वेश्चन भी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखो, भारत के अंदर राज्य हैं और राज्य के अंदर राज्यपाल होते हैं जो सबसे बड़े संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं किसी भी स्टेट के अंदर। तो उस स्टेट के जो गवर्नर होते हैं या किसी भी स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? क्या भारत के प्रधानमंत्री करते हैं? क्या मंत्री परिषद करती है? क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं? क्या वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल नंबर अंडर द आर्टिकल 155 155वें आर्टिकल के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? यह क्वेश्चन बन जाता बड़ा महत्वपूर्ण। तो किसी भी स्टेट के अंदर जो एक गवर्नर की नियुक्ति होती है तो उसी स्टेट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मतलब उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं गवर्नर को, लेकिन नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत किसी भी राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा या गवर्नर होगा? वो आर्टिकल है 153वां अनुच्छेद। ठीक है, तो ये थी बड़ी महत्वपूर्ण डिटेल राज्यपाल से संबंधित। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित होता है? मतलब कौन से नेशनल पार्क के अंदर भारतीय गेंडा या फिर एक सींग वाला गेंडा जो है वो संरक्षित किया गया है? क्या वो बांदीपुर नेशनल पार्क में, क्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, क्या काजीरंगा नेशनल पार्क में, क्या गिर नेशनल पार्क में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम के अंदर है वहीं एक सींग वाला गेंडा संरक्षित किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्वेशन किया गया है उसका वहाँ पर। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। और गिर नेशनल पार्क कहां पर है? गुजरात के अंदर है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? देखो, भारत में जो पेलिकन पक्षी होते हैं वो प्रजनन करते हैं, वो कौन से स्थान पर करते हैं? तो क्या वो कोरे बेल्लूर के अंदर करते हैं, या नीला पट्टू के अंदर करते हैं, या फिर कुल्लम के अंदर करते हैं, या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है। देखो, कर्नाटक या फिर पश्चिमी जो घाट वाला एरिया है हमारा, तो वहीं पर पेलिकन पक्षी प्रजनन करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं क्योंकि कुछ एक साइबेरियन या फिर रसिया से या फिर किसी भी अलग देशों से कुछ पक्षी आकर इंडिया के अंदर प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसे करके प्रश्न पूछे जाता है, तो ध्यान रखेंगे। वो सारी चीज़ें आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, किसी दिन साइंस की क्लास में लेकर आऊँगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है रेशम के कीड़े से किस अवस्था से रेशम प्राप्त किया जा सकता है? मतलब रेशम के कीड़े की कौन सी अवस्था होती है जिससे रेशम प्राप्त किया जा सकता है? तो क्या वो कोकून होती है, क्या वो कैटरपिलर होता है, क्या प्यूपा होता है, क्या वयस्क होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है, प्यूपा। प्यूपा को हम लोग लार्वा भी, देखो लार्वा से भी रेशम प्राप्त किया जा सकता है। अगर ऑप्शन में प्यूपा नहीं होता, लार्वा होता, तो सही आंसर हो जाता लार्वा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? देखो, इंडिया के अंदर जो बहादुरी के लिए, दुश्मनों को पराजित करने के लिए या फिर दुश्मनों से एक टक्कर लेने के लिए जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? क्या वो कीर्ति चक्र है, क्या वीर चक्र है, क्या परमवीर चक्र है, या परम विशिष्ट सेवा पदक है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। परमवीर चक्र जो है वो सबसे बड़ा या सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है इंडिया का। उसके बाद है अशोक चक्र, और उसके बाद है महावीर चक्र। ठीक है, उसके बाद आता है कीर्ति चक्र। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका क्रम है। ठीक है, एक अवार्ड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। ओके, स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए प्रसिद्ध हैं, या किस पीढ़ी के अंदर लाए गए थे माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर? क्या पहली पीढ़ी, क्या दूसरी पीढ़ी, क्या तीसरी पीढ़ी, क्या फिर चौथी पीढ़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जा गया है। आज भी हम लोग कंप्यूटर या फिर कोई ऐसे फोन को यूज करते हैं, मोबाइल को, तो माइक्रो प्रोसेसर उसके अंदर होता है। ठीक है, तो चौथी पीढ़ी के और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर वर्तमान में चल रहे हैं। ठीक है, पहली पीढ़ी ऐसी है जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में
कौन से मतलब किस प्रकार के कंप्यूटर आया करते थे, तो वो थे वैक्यूम ट्यूब वाले, ठीक है। तो फिर सेकंड वाली में कौन से आए थे, तो वो थे ट्रांजिस्टर वाले, ट्रांजिस्टर जिसके अंदर प्रयोग किया जाता था वो सेकंड पीढ़ी के अंदर थे। नंबर थर्ड जो एक तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं इसके अंदर क्या आया था, वो आया था आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे कहते हैं। तो तीसरी पीढ़ी के अंदर आया था आईसी, और माइक्रो प्रोसेस जो है वो चल रहा है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो ओके कितना अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए पाया जाता है। देखो ध्यान रखेंगे कि हमारे जो नाभिक होता है, मतलब जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर तो डीएनए पाया जाता है, तो नाभिक के अलावा, केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पर पाया जाता है, ये करके क्वेश्चन पूछा गया कि साइटोप्लाज्म में, क्या गोल्जी अपैरेटस के अंदर पाया जाता है, या गोल्जी बॉडी भी कह सकते हैं इसको, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, या फिर राइबोसोम्स के अंदर पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है तो वो उसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है केंद्रक के अलावा, तो सही आंसर हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही श्वसन ग्रह ऑफ द एक सेल कहा जाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ऊर्जा ग्रह भी इसी को कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इसके अलावा जो गोल्जी बॉडी है इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है, राइबोसोम्स को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, और साइटोप्लाज्म जो हो जाता है एक प्रकार का द्रव होता है जो केंद्र, मतलब जो हमारे कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव होता है उसे साइटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। तो सबसे ज़्यादा बार जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया वो किसने किया था, क्या आर के षणमुखम शेट्टी ने, क्या प्रणब मुखर्जी ने, क्या मोरारजी देसाई ने, क्या पी चिदम्बरम जी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। क्यों, क्योंकि मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज़्यादा टाइम बजट पेश किया, जिन्होंने लगभग कहा जाता है कि 10 बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। कांग्रेस की पार्टी में रहते हुए इन्होंने एक बजट पेश किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी 1977 में, और उसके बाद इन्होंने जनता दल की स्थापना करी थी, जनता दल बनाया था, और जनता दल से इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत गए थे, जनता दल की जीत हुई थी, और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के पहले व्यक्ति भी मोरारजी देसाई रहे हैं। उसके बाद लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये सरकार नहीं चल पाई, ठीक है। तो मोरारजी देसाई, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो आंसर लगेगा आर के षणमुखम शेट्टी ने किया था। और ये कब किया गया था, 26 नवंबर 1947 में, जब भारत आज़ाद हो गया था, नवंबर के महीने में फिर जाकर बजट पेश किया गया था। आर के षणमुखम शेट्टी भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, आर के षणमुखम शेट्टी। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि सिखों के कौन से गुरु, भाई 5वें गुरु की बात की जा रही है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे। तो क्या गुरु अंगद थे, गुरु रामदास जी थे, क्या गुरु अर्जुन देव थे, क्या गुरु हरराय थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु रहे हैं सिखों के। और हाँ एक बात और है, सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, ये कहा जाता है कि इन्होंने ही एक स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। स्वर्ण मंदिर का नाम जो है वो हरमंदिर साहब के नाम से भी उसे जाना जाता है, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनमें से कौन से वंश की स्थापना की थी, क्या चेर साम्राज्य की थी, क्या नंद वंश की थी, या सोंग वंश की थी, या गुलाम वंश की थी। बेसिक सा प्रश्न है, सभी को पता होगा। इसका आंसर क्या है कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। और हाँ एक बात और, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो ये स्थापना करी थी वो 1206 में की थी भाई, ठीक है। तो 1206 में इन्होंने स्थापना करी थी, और उसके बाद 1290 तक गुलाम वंश चला था। गुलाम वंश के अंदर बहुत सारे शासक आते हैं, जिनमें से पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये भी ध्यान आपने रखना है। ओके नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वो है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जे थॉमसन ने की, क्या जेम्स चैडविक ने किया, रदरफोर्ड ने किया, गोल्डस्टीन ने की। तो सही आंसर हो जाएगा, आपका सभी को पता होगा, बेसिक सा प्रश्न है, तो वो है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जैसे कोई भी एक परमाणु होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये सभी को पता होगा। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इसके अलावा न्यूट्रॉन की खोज जो की गई थी वो चैडविक ने की थी, और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। ये भी आपने पता होना चाहिए, ना कि रदरफोर्ड ने, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में गोल्डस्टीन का ही आंसर लगता है प्रोटॉन की खोज के लिए, ठीक है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पर रहते हैं, नाभिक के अंदर रहते हैं, और नाभिक के बाहर रहता है इलेक्ट्रॉन। तो ये एक हमारा परमाणु की संरचना जब हम लोग देखते हैं तो
तब इसमें हमें दिखाई देते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था या जन घनत्व कितना था। तो सही आंसर क्या होगा इसका, क्या 372 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे, क्या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे, क्या 352 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते थे, या फिर वो 362 रहते थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। 382 व्यक्ति जो थे वो प्रति वर्ग किलोमीटर या 1 किलोमीटर के दायरे में रहते थे। 382 का एवरेज था, ये जनसंख्या घनत्व था भारत का। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भारत का बिहार है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है 2011 की जनगणना के अनुसार। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जरा प्रश्न को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है। तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है ये करके प्रश्न पूछा गया है। तो क्या अधिया बांध है, क्या हीराकुंड बांध है, क्या सरदार सरोवर बांध है, क्या टिहरी डैम है, और इसका सही आंसर क्या होगा तो सभी को पता होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम है नर्मदा नदी पर, और ये नर्मदा जिले में ही है। कहाँ पर, गुजरात के अंदर। ठीक है, 2017 में इनॉग्रेशन हो गया था इसका, और ये देश को समर्पित कर दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, तो वो है समय परीक्षण। देखो खेल से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि समय परीक्षण, या जिसे कह सकते हैं टाइम ट्रायल, टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है ये करके प्रश्न पूछा गया है। तो क्या साइकिल से संबंधित है, क्या हॉकी से है, क्या निशानेबाजी से, क्या वो तैराकी से है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि साइकिलिंग में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है समय परीक्षण, टाइम ट्रायल। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि डेबिट कार्ड, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, ये टेक्निकल जो साइंस है उससे संबंधित प्रश्न है कि डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती है। डेबिट कार्ड हमारा जो एटीएम होता है, एटीएम पर कितनी संख्याएं होती हैं, नंबर्स कितने होते हैं, क्या 15 होते हैं, क्या 16 होते हैं, क्या 14 होते हैं, क्या 17 होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। क्यों, क्योंकि 10 जो नंबर होते हैं स्टार्टिंग में, वो तो एक आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी, मतलब उसके खाते वगैरह की जो भी पर्सन होता है, और जो एक हमारे 6 डिजिट होते हैं बाद के, तो वो एक बैंक से संबंधित जो प्रावधान होता है उससे उसके होते हैं। तो ये टोटल 6 डिजिट वाला होता है डेबिट कार्ड, या जिसे हम लोग कह सकते हैं एटीएम कार्ड। ओके, तो ध्यान रखेंगे। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। देखो वार का मतलब होता है युद्ध, पीस का मतलब होता है शांति। तो युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन थे। तो क्या लियो टॉलस्टॉय थे, दलाई लामा थे, मरूफ रजा थे, या H.G. बेल्ट से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। लियो टॉलस्टॉय जो थे वो वार एंड पीस पुस्तक के लेखक थे। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है। पारसी का मतलब होता है ईरान, ईरान मतलब जो ईरान देश है, तो वहाँ पर उससे पहले फारस देश कहा जाता था। तो फारस के बहुत सारे जो लोग थे, मुस्लिम थे, वो इंडिया में आए थे मध्यकालीन इतिहास के अंदर। और उसी टाइम पर बलबन जो थे, जब गद्दी पर बैठा, अपनी गुलाम वंश का शासक था बलबन, और बलबन ने क्या किया था कि पारसी जो नववर्ष त्यौहार होता था, जिसे नवरोजी कहते हैं हम लोग, नवरोज। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा वैसे तो नवरोज जो त्यौहार था बलबन के द्वारा भारत में शुरू किया गया था या भारत में चलाया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो नवरोज के नाम से जाना जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, तो इनमें से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है। देखो बाणभट्ट के द्वारा जो प्राचीन लिखित पुस्तक रही है, इनमें से कौन सी है। तो क्या कादम्बरी है, या फिर मृच्छकटिका है, या गीत गोविंद है, या मेघदूतम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, कादम्बरी। और कादम्बरी जिस समय लिखी जा रही थी तो उस समय बाणभट्ट की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनके लड़के के द्वारा इस पुस्तक को या इस उपन्यास को पूरा किया गया था। ठीक है, और जो हर्षवर्धन, ये बाणभट्ट थे ना, वो हर्षवर्धन के राज्य कवि रहे हैं, और बाणभट्ट के द्वारा ही हर्षचरित की रचना की गई है, जिसमें हर्षवर्धन के साम्राज्य का वर्णन किया गया है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि इनमें से कौन सा रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है, मतलब आरबीआई बैंक का गवर्नर कौन सा व्यक्ति नहीं रहा है। इनमें से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी रहे हैं, उर्जित पटेल भी रहे हैं, रघुराम गोविंद राजन जी भी रहे हैं,
लेकिन सुनील अरोड़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि सुनील अरोड़ा जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा, ना कि वो आरबीआई के गवर्नर थे। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हो गई थी। ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनमें से कौन उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है? देखो, पारंपरिक ट्रेडिशनल चित्रकारी आर्ट कौन सी है उड़ीसा की? क्या वर्ली है, क्या सांझी है, क्या पट्ट चित्रकारी है, मधुबनी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, मतलब सी ऑप्शन राइट है, मधुबनी। मतलब पट्ट चित्रकारी। पट्ट चित्रकारी का मतलब होता है कि पट्टा मतलब एक कपड़े पर चित्रकारी की जाती है और उसमें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का भी एक चित्रकारी की जाती है। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, पारंपरिक चित्रकारी है उड़ीसा के अंदर। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की गैर संवैधानिक संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था का मतलब होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसका वर्णन संविधान के अंदर नहीं है, तो उसे गैर संवैधानिक कहते हैं। तो वित्त आयोग भी है, चुनाव आयोग भी है, लेकिन ये दोनों के दोनों जो राष्ट्रीय आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, ये जो दोनों हैं वो गैर संवैधानिक के अंदर आएंगे, क्योंकि 1993 में इनकी स्थापना की गई थी मानवाधिकार, ठीक है, राष्ट्रीय आयोग की भी। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है ओके कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? क्या सिंधु है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा? तो सही आंसर क्या हो? देखो, गोदावरी नदी तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी ऊपर से आती हुई असम से होती हुई सीधा बांग्लादेश में, बांग्लादेश से बाद सीधा है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान से होती हुई सीधा अरब सागर में गिर जाती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, अरब सागर में मिलने वाली नदी है सिंधु नदी। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है ओके, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को अधिकारित राज्य भाषा घोषित किया गया? तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर है, सभी को पता होगा, बड़ा बेसिक सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। 343वां अनुच्छेद कहता है कि हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा घोषित कर दिया गया था संविधान सभा के द्वारा, और देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मतलब राष्ट्रीय लिपि बना दिया गया था इंडिया की। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है सोलर कुकर को बाहर से किस रंग में रंगा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोलर कुकर को बाहर से किस रंग में रंगा जाता है। देखो, सोलर कुकर वो कुकर होता है जिसमें सूरज की किरणों या विकिरण के द्वारा खाना बनाया जाता है या गर्म किया जाता है, और सोलर कुकर को जब बंद कर दिया जाता है तो उसके चारों तरफ जो एक कलर किया जाता है वो काला रंग किया जाता है। काला रंग क्यों किया जाता है? काला रंग क्यों किया जाता है? क्योंकि काला रंग जो हो जाता है वो उष्मा का अवशोषण ज़्यादा करता है या उष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है, और जब अवशोषित करेगा उष्मा को तो इसका मतलब वो अंदर की ओर हीट रखेगा, और अंदर की ओर हीट रखेगा तो और फायदा होगा, सोलर कुकर में विकिरण जो होगी वो अंदर के अंदर बनी रहेगी। लेकिन एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि सोलर कुकर में जो दर्पण प्रयोग किया जाता है तो वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण होता है? मतलब कॉन्वेक्स होता है या कॉनकेव होता है? तो कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है सोलर कुकर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है ओके, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो को ध्यान रखेंगे, नेशनल जो फ्लैग है उसको कब अडॉप्ट किया गया था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था, तो कब किया गया था? क्या 12 जुलाई 1947, 12 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा झंडे को, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि राष्ट्रीय मानव सेवा के लिए स्थापित एक रेड क्रॉस जो बनी हुई है, बड़ी पुरानी है ना, 1863 के आसपास में स्थापना हुई थी। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये करके प्रश्न पूछा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, स्विट्जरलैंड के जनेवा में, स्विट्जरलैंड की राजधानी जनेवा के अंदर क्या किया है, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है। नंबर नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे प्रश्न की, तो वो है मेजर ध्यानचंद, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? मतलब नेशनल स्पोर्ट डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो कौन सी तारीख को किया जाता है? क्योंकि वो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ था? तो क्या 16 जून
29 अगस्त को, 11 अक्टूबर को या 23 जनवरी को? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। क्यों? क्योंकि 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कैड। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो कैड जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या होता है? तो कैड का फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एक प्रकार से एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक नई चल रही है, जिसमें 2D 3D स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। और जैसे सिविल इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे आज के टाइम में जो आर्किटेक्चर होते हैं वो कैड का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नंबर नेक्स्ट बात हम लोग करें प्रश्न की, तो वो है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र केंद्र कौन सा था? तो भारत का पहला एटॉमिक प्लांट जो था या प्लांट बनाया गया था वो कौन सा था? क्या वो कैटेनोमा परमाणु संयंत्र था, या फिर कुल्लम परमाणु संयंत्र था, या तारापुर था, या भाभा परमाणु संयंत्र था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है, तारापुर। तारापुर जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, जो स्थापित किया गया था इंडिया के अंदर सबसे पहला 1969 में, और ये भारत का पहला जो है वो परमाणु संयंत्र केंद्र था। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ये है हमारा कि उत्तर भारत के विशाल मैदान गंगा और दक्कन का जो पठार होता है, जिसे डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, वो किसके द्वारा अलग होता है? देखो ध्यान रखें, जैसे गंगा नदी जाती है तो ये हमारा गंगा का मैदान है, और नीचे जो दक्कन का प्लेट्यू है तो इसके बीच में यहाँ पर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम पूछा गया क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत आती है एक हमारे डेक्कन प्लेट्यू और उत्तर भारत के मैदान के बीच में। तो ध्यान रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और विंध्याचल पर्वत के नीचे ही है सतपुड़ा पर्वत, और उसके नीचे आ जाती है अजंता की पर्वत। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हॉर्नबिल त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों के किसी एक स्टेट में मनाया जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नागालैंड के अंदर मनाया जाता है हॉर्नबिल त्योहार, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, सही आंसर होगा नागालैंड। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? देखो, इंडस्ट्रियल एरिया को जो लोन प्रोवाइड कराता है वो अलग होता है, होम लोन अलग देते हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए लोन अलग दिया जाता है। तो ये स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं, जैसे कृषि के लिए नाबार्ड देता है, तो इसी प्रकार से स्पेशलाइज्ड बैंक है जो उद्योगों के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। एक तो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और एक है IDBI। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन थे? M विश्वेश्वरैया इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है M विश्वेश्वरैया। क्यों? क्योंकि 1934 की बात है, शायद ही 1934 की, तो ये पुस्तक लिखी गई थी और उन्होंने भारत के लिए पहली इकोनॉमिक प्लानिंग भी की थी M विश्वेश्वरैया के द्वारा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया M विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई थी। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जरा क्वेश्चन को, तो वो है वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो वो दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ध्यान रखेंगे, वाचस्पति पुरस्कार जो होता है, वैसे तो सही मायने में ये जो दिया जाता है वो साहित्य के लेखन में दिया जाता है, और ये भी कहा जाता है कि संस्कृत की जो उत्कृष्ट लेखन होता है, एक कला साहित्य होता है, तो उसमें इस पुरस्कार को दिया जाता है वाचस्पति पुरस्कार। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? के बिरला। और के बिरला की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये इसका एक फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, और जिसके द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। कई फील्ड में के बिरला के द्वारा अवार्ड्स दिए जाते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? तो क्या अमृत बाजार पत्रिका है, क्या वंदे मातरम है, क्या भारत दूरदर्शन है, या फिर मराठा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है, क्योंकि भारत दूरदर्शन। और हाँ, पिछली बार 2020 के जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछा गया था, तो वो आया था कि अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? तो सही आंसर था भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये करके प्रश्न पूछ ले जाते हैं राइटर को लेकर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि यक्षगान जो
एक प्रकार का नृत्य है, तो वो नृत्य या लोक नृत्य फोक डांस जो है वो किस राज्य में किया जाता है? यक्षगान क्या आंध्र प्रदेश में, क्या मध्य प्रदेश में, क्या मेघालय में, क्या कर्नाटक में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट है, कर्नाटक के अंदर किया जाता है यक्षगान। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसे आसियान कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन किस वर्ष स्थापित किया गया था, ये करके प्रश्न पूछा गया है। तो क्या 8 अगस्त 1967 को, क्या 12 सितंबर 1972 को, क्या वो 31 जुलाई 1962 को, क्या वो 18 अगस्त 1977 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो पूर्वोत्तर दक्षिण एशियाई, जो भारत के पूर्वी साइड में कंट्रीज़ पड़ती है, उन कंट्रियों का एक समूह है। और इसके वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 11 सदस्य वर्तमान में आसियान के अंदर हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसे विश्व का पुलिस मैन भी कहा जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? देखो ध्यान रखेंगे, महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद या सचिवालय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है, प्रन्यास परिषद भी कहा जाता है इसको। और वैसे तो मैं आपको बात करूं, कभी इस प्रकार का प्रश्न जो हिंदी में दिया जाता है तो उसके साथ साथ इंग्लिश का भी दिया जाएगा। तो इंग्लिश में से कहेंगे इंटरपोल। क्या कहेंगे? इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल कहलाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा क्वेश्चन को, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी, संयुक्त अधिवेशन किया गया था? ध्यान रखेंगे, देखो 1907 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की समिट हुई थी, तो उसमें तो गरम दल नरम दल के वजह से कांग्रेस दो पार्ट्स में बट गई थी, फूट पड़ गई थी कांग्रेस के अंदर। लेकिन उनके अंदर जो दोबारा से प्यार हुआ, फिर नरम दल गरम दल दोनों आपस में मिले थे, और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग भी साथ में बैठकर मीटिंग कर रही थी या अधिवेशन में शामिल हुई थी। तो वो था लखनऊ अधिवेशन 1916। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर आपस में अधिवेशन किया था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा लखनऊ पैक्ट की अध्यक्षता की गई थी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था शेरशाह सूरी? और ये एक अफगान शासक था। और तो किसको इसने पराजित किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इसके बाद क्या खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था? इसके बाद या क्या चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में? इसके बाद या फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में? इसके बाद? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है। तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था, कभी आपने सुना भी होगा कि हुमायूं के और शेरशाह सूरी के बीच में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया था और शेरशाह सूरी जीत गया था। और उसके बाद उसने दिल्ली पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था और 15 साल लगभग सूर साम्राज्य दिल्ली पर चला था, 1540 से लेकर 1555 तक। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में, स्टेपी एक क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं कि जैसे एक घास का मैदान है, स्टेपी घास का मैदान है, या स्टेपी एक क्षेत्र है पूरा मध्य एशिया के अंदर आता है या यूरेशिया वाले रीजन में अभी आता है। तो वहाँ के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों के द्वारा एक घर बनाए जाते हैं, मानवीय आवास होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, यूर्त के नाम से उसको जाना जाता है। जो घर बनाए जाते हैं मध्य एशिया के अंदर स्टेपी घास के मैदान के अंदर कुछ मानवीय लोगों के द्वारा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है कि वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? देखो ध्यान रखेंगे, जैसे ही हमारी पृथ्वी है इसके चारों तरफ ऐसे वायुमंडल की परतें हैं, और शोभ मंडल पहले आता है, फिर समताप मंडल आता है, और समताप मंडल में ही ओजोन लेयर होती है, और 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के दायरे में लगभग ओजोन लेयर हमारी पाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल इज द राइट है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? गुज्जर प्रतिहार वंश की बात की जा रही है, तो गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये महानतम राजा कौन सा था? तो क्या ये क्या बोलते हैं वस्त्रराज था, क्या नागभट्ट था, क्या मिहिर भोज था, क्या वेदंती दुर्ग था? तो सही आंसर हो जाएगा मिहिर भोज, ग्रेटेस्ट लीडर या ग्रेटेस्ट राजा किंग ऑफ
प्रतिहार डायनेस्टी। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो है संसार में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो ध्यान रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन से देश में बनी थी, ये करके क्वेश्चन पूछा गया। क्या भारत में, क्या श्रीलंका में, क्या इजराइल में, क्या पाकिस्तान में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। 1960 की बात है, 1960 की बात है। 1960 में सीरी जो माओ थो, वो लड़की या फिर हम कह सकते हैं एक लीडर जो थी, वो पहली फीमेल प्रधानमंत्री थी जो कहाँ की थी? श्रीलंका की थी और प्रधानमंत्री बनी थी। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में स्थित है? क्या मिजोरम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में? तो देखो, हमारे इंडिया में सबसे ऊंचा नेशनल पार्क में से एक नामदफा नेशनल पार्क है। तो नामदफा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा नेशनल पार्क। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मतलब लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ प्रायद्वीपीय भारत कह सकते हैं या फिर पेनिनसुलर इंडिया कह सकते हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर पूछी गई है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछी गई है। तो ध्यान रखिए कि प्रायद्वीपीय भारत मतलब वो नीचे वाला हिस्सा जिसे हम लोग कह सकते हैं जो पानी से लगा हुआ है, तो उसे हम लोग प्रायद्वीपीय कहेंगे। और पानी से लगे वाले हिस्से की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जो नासिक से निकलती है और महाराष्ट्र के नासिक से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो 1470 किलोमीटर लगभग उसकी लंबाई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट है, गोदावरी नदी इज़ द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार होता है लैटिट्यूडनल एरिया। तो जैसे हमारी एक इंडिया है ये वाला, तो इंडिया के जो पैर है नीचे, पैर से कौन सी लैटिट्यूडनल लाइन जाती है, कौन सी अक्षांश रेखा जाती है और सिर से कौन सी अक्षांश रेखा जाती है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो सबसे पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। क्योंकि भारत जो है वो 0 डिग्री से उत्तर में आता है, तो 0 डिग्री से नॉर्थ में आने की वजह से उसे उत्तरी अक्षांश में हम लोग गिनते हैं अपने इंडिया को। तो इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का मुख्य अक्षांशीय विस्तार है, मतलब मेन लैटिट्यूडनल एरिया है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो इंडिया के अंदर कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है अब तक? क्योंकि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा जो अनाउंस किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है उससे पहले, लेकिन संसद के द्वारा सहमति होती है, बिल पास होता है। तो ध्यान रखेंगे तो कितनी बार घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है, 3 बार। 1962 में इंडो चाइना वॉर, 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तब, फिर 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और 1975 में जब आंतरिक अशांति फैली हुई थी तब हमारे इंडिया के अंदर 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, तो वो है, हाँ एक क्वेश्चन और है, भारत में जो इमरजेंसी लगती है वो कौन से आर्टिकल के तहत लगती है? तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो नेशनल इमरजेंसी 1952 के तहत 352 के तहत लगती है, अनुच्छेद नंबर 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है। और स्टेट इमरजेंसी जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं वो 356 के तहत लगता है, और वित्त आपात जो लगता है वो 360वें अनुच्छेद के तहत लगता है। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? परिनिर्वाण का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति या फिर मृत्यु हो जाना उनकी, तो कहाँ पर हुई थी? क्या वो पावा में, वैशाली में, सारनाथ में, श्रवणबेलगोला में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि पावापुरी जो बिहार है, कुंडग्राम वैशाली के अंदर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और पावापुरी बिहार के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी, महापरिनिर्वाण इनको हो गया था। नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए। तो मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदारो का स्थानीय नाम पूछा गया है, एक लोकल नेम पूछा गया है। तो क्या वो रेगिस्तान का टीला या फिर नदी मुख भूमि का टीला या मृतकों का टीला या फिर जीवन का टीला, इनमें से किस नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को? और मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है, और वो इंडस रिवर पर ही स्थित थी, सिंधु नदी पर, आज पाकिस्तान के अंदर है। तो मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को।
तो ये थे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न दिल्ली पुलिस के लिए। और दिल्ली चलो और वर्दी पाओ, ये हमारा नारा है। और अगर आपको हमारी दी गई जानकारी को बेहतर लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।